जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो फंक्शनल इंग्लिश से टॉपिक है द 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी बेसिकली ये 7 सी हैं, यानी 7 चीज़ें हैं जिसमें हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक वकील के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो बात करे वो अपने कॉलो फेल में बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल एविडेंस के साथ बात करे। तो इस वजह से स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में ऐड किया गया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए किन किन असूल्स का, किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन से है, जिसमें सबसे पहले क्लियर है। क्लियर मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है कि जब भी वो अपनी बात बताए ना वकील, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी क्लियरेंस हो, यानी उसके वर्ड्स बिल्कुल क्लियर कट हो, वो बयान करे। तो यहाँ पे क्लियरिटी मीन्स द मैसेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल एंड फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन। यानी क्लैरिटी ये है कि जब भी वो कोई बात बयान कर रहे हैं ना, कोई भी मैसेज बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो इसी फॉर्मेट में हो ताकि अगला बंदा उसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या बयान करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये क्लैरिटी होती है। काइंड्स ऑफ क्लैरिटी क्या है कि क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, क्लियर पर्पस होना चाहिए, उसका क्लियर स्ट्रक्चर जो है वो समझ में हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सबमिट इट सून। तो क्या सबमिट करवाया जाए, इट सून क्या जल्दी सबमिट करवाया जाए। यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या जल्दी सबमिट करवाना है। बट आगे हम देखें तो आगे लिखा है प्लीज़ सबमिट द असाइनमेंट बाय मंडे 10 AM। यानी सबमिट कराओ असाइनमेंट बाय मंडे 10 AM। 10 AM को अपनी असाइनमेंट आप सबमिट करवा दें मंडे को। तो यहाँ पे हमें क्लियर जो है ना वो समझ आ रही है कि क्या लिखा हुआ है, क्या हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ जो है, क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, क्लियर थिंग लिखी होनी चाहिए, उसको हम जो है जी क्लैरिटी बोलते हैं। उसके बाद कॉन्शियस है, कंसाइज है, सॉरी कंसाइज होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो लिखा होना चाहिए। ब्रीफ ज़्यादा मतलब आप ना करें, आप डिटेल में जो चीज़ उसने पूछी हुई है उसी को बस लिखें। ठीक है, ज़्यादा या इधर उधर से इररेलेवेंट मटेरियल जो है वो बयान करने की कोशिश ना करें। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट। कंसाइज कम्युनिकेशन मीन्स यूजिंग ओनली नेसेसरी वर्ड एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। यानी इसमें सिर्फ कंसाइज स्टेटमेंट में क्या होगा कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं सिर्फ उनको यूज़ किया जाएगा, अननेसेसरी वर्ड से इज्तनाब की जाएगी, उनको नहीं यूज़ किया जाएगा, मज़ीद डिटेल से अवॉइड किया जाएगा। काइंड ऑफ कंसाइसनेस अवॉइड रेपिटेशन, यानी बार बार लिखने से इज्तनाब किया जाए। यूज शॉर्ट सेंटेंस से छोटे अल्फाज यूज़ की जाए। आई एम राइटिंग दिस मैसेज इन टू इन्फॉर्म यू द मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो। यानी मैं ये लिख रहा हूँ, मैं ये मैसेज लिख रहा हूँ कि या तुम्हें ये खबर करने के लिए कि जो मीटिंग है वो कल होगी। तो अब इतना लंबा मैसेज लिखने के बजाय सिंप्लीफाई करते हुए इतना भी तो लिखा जा सकता ना कि मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो, कि मीटिंग जो है वो कल होगी। तो इतना भी काफ़ी था। इतना ज़्यादा प्रिसाइज लिखने की बजाय सिंप्लीफाई करते हुए जो चीज़ लिखी जाए जिससे अंडरस्टैंड कर सके बंदा इसमें क्या बयान किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंसाइज स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे बयान करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कंसर्ट। ठीक है, कंसर्ट क्या होता है अब उसके बाद कंसर्ट आ जाता है जिसका मतलब है कम्युनिकेशन इज़ अ स्पेसिफिक फैक्चुअल एंड डेफिनेट नॉट वैग्यू। यानी कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक ख़ास चीज़ के मतलब हो, ख़ास फैक्ट्स और फिगर्स को यूज़ करके की जाए। ठीक है, डेफिनेट होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि वैग्यू होता है जिसकी समझ बूझ नहीं आ रही हो, तो ऐसे कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। काइंड्स ऑफ कंसंट्रेटनेस क्या होता है कि यूज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जो फैक्ट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाए, या फिगर यानी हिंसे वगैरह अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको यूज़ किया जाए। यूज़ स्पेसिफिक डिटेल, यानी जो ख़ास डिटेल है, जो ख़ास चीज़ है उसको यूज़ किया जाए। ठीक है, जो भी बात बताई जा रही है। एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट फेल्ड द एग्ज़ाम। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुके हैं। मतलब अब बहुत से हैं, कितने हैं वो नहीं बताया, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 30 स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स फेल्ड द एग्ज़ाम, कि 30 स्टूडेंट यानी 30 स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। तो एक चीज़ बता दी गई, एक लाइन, एक सीक्वेंस बता दिया गया, तो यहाँ पे ये क्लियर हमें समझ आ गया। उसके बाद करेक्ट आता है। करेक्ट क्या चीज़ है? करेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स द मैसेज शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड फैक्चुअली एक्यूरेट, यानी जो आप बयान कर रहे हैं उसके सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है और उसमें जो ग्रामर आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, मिस्टेक्स होंगी, तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जो भी बयान किया जाए वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही उसको बयान किया जाए। काइंड्स ऑफ करेक्टनेस के लिए क्या ज़रूरी है कि करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, करेक्ट फैक्ट्स होने चाहिए, करेक्ट टून होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ही डू नॉट नो द लॉ, ठीक है, ही डोंट नो द लॉ, तो ये गलत है। ही डज नॉट नो द लॉ, ये दुरुस्त है। ठीक है, आपने मतलब देख के लगाना है कि किस हिसाब से जो है यहाँ पे ग्रामर का यूज़ किया जाएगा। डोंट आएगा, डज आएगा, डू आएगा, ठीक है, वो आप सारे देख सके लगा सकते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। डू नॉट नहीं आएगा, क्योंकि डू नॉट आएगा तो इसका मतलब क्या है कि मतलब आप प्रेजेंट डेफिनेट में देखते हो ना, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या यस का इजाफा लगाते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको नेगेटिव में बनाते हैं, डू या डस का लगाते हैं। सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हमने जो है वो डज या जो है जी वो लगाना होता है, जी डज लगाना होता है, और जो प्लूरल नाउन होता है उसके साथ हमने डू लगाना होता है। लेकिन इसने यहाँ पर डू ही के साथ लगाया, तो जो कि रॉन्ग है। तो सही जो है वो डज आएगा, तो इसको आपने सही कर लेना है। उसके बाद कोहेरेंट है। कोहेरेंट क्या होता है कि कम्युनिकेशन मीन्स आइडियाज़ आर लॉजिकली अरेंज एंड वेल कनेक्टेड, यानी कोहेरेंस का मतलब है कि मुताबिकत रखते हो। जो आप बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में आए, वो एक सीक्वेंस हो, जो चीज़ आ रही है वो लीगल सीक्वेंस में आनी चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस में आनी चाहिए। काइंड इसकी लॉजिकल सीक्वेंस, प्रॉपर लिंकिंग वर्ड्स है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखा गया है, फर्स्ट द FIR वाज रजिस्टर, मतलब जब क्राइम इंसिडेंट हैपन होता है तो हमें नहीं पता वो हैपनिंग हो गई है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है FIR से, सेक्शन 154 के तहत जो है CRPC के ये रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, दैन द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, एक सीक्वेंस आ रहा है ना। फाइनली द चालान वाज सबमिटेड, उसके बाद जो चालान है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में सबमिट होता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जाता है, फिर उसके बाद उस पर्सन को जो है वो पेश किया जाता है और उस पर जो है जी वो चार्ज फ्रेम होता है, जिसको हम फर्द जुर्म बोलते हैं कि ये आपकी एलिगेशन है, ये चीज़ें हैं, और फिर ट्रायल स्टार्ट होता है। फिर उसमें जो है जी चीफ होता है, फिर क्रॉस होता है, फिर एविडेंस पेश किए जाते हैं, फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, और उसके बाद डिसीजन होता है। और दैन उससे पार्टी ग्रीव्ड हो तो वो हायर फॉरम पे जाके अपीलेट कोर्ट में केस दायर कर सकती है। मतलब ये मोटे मोटे प्रोसीजर जो मैंने बता दिए हैं, ये एक लॉजिक, एक रेफरेंस के साथ आएंगे कि कानून का प्रोसेस इस तरह से चलेगा, इसमें से कोई भी जो है ना स्टेप वो मिस नहीं हो सकता। तो ये कोहेरेंस है। उसके बाद कंप्लीट, उसने बताया कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो बतानी चाहिए। कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन सो डैट नो कन्फ्यूजन रिमेन्स, यानी क्लियर कट इंफॉर्मेशन बताई जाए ताकि कोई भी एम्बिग्युइटी, कोई भी जो है ना खामी उसमें ना रह जाए। काइंड्स ऑफ कंप्लीटनेस है कि आंसर ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे उनको क्लियर बयान करना चाहिए। इंक्लूड रिक्वायर्ड डिटेल्स, अगर उसकी डिटेल रिक्वायर्ड है तो यू कैन आल्सो पुट देयर डिटेल इन दैट क्वेश्चन। एग्जाम्पल है, द क्लास इज़ पोस्टपोन्ड, क्लास जो है वो तक डिले कर दी गई है। वाई डिले क्यों कर दिया गया है, तो आगे उसने बता दिया कि द क्लास इज़ पोस्टपोन्ड टू फ्राइडे एट 11 AM इन रूम 9 नंबर 3, यानी रूम नंबर 3 में फ्राइडे को क्लास होगी, तब तक के लिए इसको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब एक इफेक्टिव एलिमेंट उसने बता दिया कि जहाँ पे ज़रूरत है कि किसी भी एक जो है ना, मतलब क्या है कि उसको मज़ीद एक आप एलेबोरेट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो रेलेवेंट होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद कोर्टियस डेफिनेशन, courteous communication show respect, politeness and consideration for the correct for the receiver, यानी रिसीवर वो है जिसको आप इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो अब आप जैसे मेरे लिए रिसीवर हैं, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो इज़्ज़त से या शाइस्तगी से नहीं बोलूँगी या इस अंदाज में नहीं बोलूँगी कि आपको समझ ना आए, तो फिर जो है मेरी जो अल्फाज हैं वो कॉर्टियस, वो इम्पोर्टेंस नहीं रखेंगे। ठीक है,
तो काइंड ऑफ कोर्टेसी क्या है कि पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल टोन होनी चाहिए। अभी मैं आपको गुस्से में पढ़ाना शुरू कर दूँ, इसमें ये बताया, इसमें इस तरह से है जी, करो, नहीं करना तो ना सही, मतलब मैं अब गुस्से में करना शुरू कर दूँ, इस तरह से कर दूँ जो गलत चीज़ है, या इस तरह से हम मतलब बात कर रहे होते हैं, आप मुझे कह दें यू आर रॉन्ग, आप गलत है, मतलब टीचर के साथ इस तरह से अगर हम बात करें तो टीचर को आप गलत बता रहे हैं, या हम इस तरह से कह दें कि आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद योर ओपिनियन, मैं आपके जो है ओपिनियन से, राय से जो है इत्तेफाक नहीं करता। तो इसमें और ऊपर वाले अल्फाज में बहुत फ़र्क आता है। तो ये चीज़ बताई गया कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करें तो आप इन 7 प्रिंसिपल